हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक इंडक्टेंस को। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम लोग ने जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, किसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इन सब चीजों को हम लोग ने पढ़ा। लेंज लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कैसे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को ही अपोज करता है जिससे कि वो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, साथ ही में हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट्स की बात अभी जैसे मैंने करी तो उसको हम लोग ने डिटेल में देखा था। वो जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, उसमें एक चीज थी कि यहां पर एक कॉइल थी और उस कॉइल के साथ कनेक्टेड था गैल्वेनोमीटर। साथ में इधर एक दूसरी कॉइल रखी हुई थी और उस कॉइल के साथ यहां पर लगी हुई थी एक बैटरी, एक टैपिंग की, और इस तरीके से ये था। जब इस टैपिंग की को हम लोग ऐसे टैप कर रहे थे, टैप किया, ऐसे किया, तो यहां पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। तो दो चीजें जो इतनी दूर रखी हुई हैं, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह पर जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं, और कब नहीं कर पाएंगी, वो कितना कर पाएंगी। वो मान लीजिए कि ये दो जो है यहां पर वो सेम है, ठीक है, बट उनको थोड़ा दूर रख दिया गया, या कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है कि इसका रेडियस डिफरेंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या ऐसा भी कुछ फर्क पड़ता है। इन्हीं सब चीजों को जब हम लोग ने स्टडी किया तो बात निकल कर आई इंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इंडक्टेंस के बारे में। क्लियर? तो इंडक्टेंस जो होता है हमारा, वो क्या होता है, आज उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, an electric current can be induced in a coil by flux change produced by another coil in its vicinity or flux change produced by the same coil। दो चीजें हैं यहां पर, कौन कौन सी? एक तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं दूसरी कॉइल का इस्तेमाल करके जो कि उसके बगल में रखी हो, और या फिर जिस कॉइल पे हम इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं उसी के अंदर खुद के द्वारा चेंज हुए फ्लक्स से। यानी कि अगर हम इस कॉइल पे इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो या तो कह सकते हैं कि ये कॉइल इसके बगल में रखी है, इसमें करंट जब फ्लो हुआ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हुई, जिसकी वजह से यहां से जो फ्लक्स था वो चेंज हुआ, इसके अंदर जो फ्लक्स था वो चेंज हुआ, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस पे करंट इंड्यूस हुआ। या फिर यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट में हुआ क्या कि जब करंट चेंज हुआ, क्या हुआ? करंट चेंज हुआ, उसकी वजह से अब क्योंकि देखो ये सोलेनॉइड जैसा है तो ये खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी जो कि इसके अंदर ही डेवलप हो रही होगी। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से भी इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ पे आए? तो दो तरीके से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, या तो फ्लक्स किसी दूसरी कॉइल की वजह से यहां पर चेंज हो रहा हो, या फिर ये खुद अपने अंदर जो करंट चेंज है उसकी वजह से यहां पर फ्लक्स चेंज को नोटिस कर रहा हो। तो दोनों की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हो सकता है, और इन दोनों चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है अभी और आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उस पे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्या निकल कर आई बात, देखो, जो यहां पर मान लीजिए कि सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उसके लिए हमें चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। ये सोलेनॉइड है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अगर नहीं पता, और अगर आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यहां पर I क्या है? I है करंट, जो कि मान लीजिए एक सोलेनॉइड हमने कंसीडर करी है, तो इसके अंदर जो करंट I फ्लो कर रहा है, ये करंट वो I है। N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो स्मॉल n है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरीके से हमारा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है,
तो अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि ये वाली जो हमारी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर देखा जाए तो ये कैसी है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी। यानी कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी तरीके से हम इससे पास करा दें, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे अगर पास करा दें, तो हम कह सकते हैं कि इसके करंट को बढ़ाने से इसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी अगर आई बढ़ेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, यानी हमने एक ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना दिया। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, बहुत हेल्प करता है। और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द कॉइल वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? आई के। अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स, अब मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो हर एक टर्न से इतना ही फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फिर हम फ्लक्स लिंकेज की बात करते हैं, जिसको कि अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। बट अभी अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी फाई बी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। और ऐसा क्यों हम लोग लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है और इस पे हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये निकल कर आ जाता है। यानी कि जिस रेट से करंट चेंज होगा उसी रेट से ही यहां पर फ्लक्स चेंज होगा। तो इसी वजह से जो इस एक्सपेरिमेंट पे हम लोग ने देखा था कि जैसे इस टैपिंग की को हम ऐसे ऐसे जल्दी 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 टैप करते हैं, उसकी वजह से उसी रेट से उसी तरीके से यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी या गैल्वेनोमीटर के लिए जो निडल थी, वो उसी तरीके से जल्दी 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 डिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि जिस रेट से यहां पर करंट चेंज हो रहा था वो चेंज हो रहा था जिस यहां जैसे हम यहां पर टैपिंग कर रहे थे, उस रेट से यहां पर करंट चेंज हो रहा था और उसी रेट के साथ यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होता है? इतना ही होता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। समझ गए? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग कि ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहां से हमारे पास ये चीज निकल कर आती है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज है, इसको अगर हम लोग आगे लेकर बढ़े, ठीक है, तो वही फिर से बनाते हैं यहां पर कि एक हमारे पास एक कॉइल है और एक इधर दूसरी कॉइल है। इस कॉइल के अंदर से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से जो फ्लक्स है, ठीक है, यहां पर आ रहा है, मान लीजिए वो है फाई बी। कितना है? फाई बी। अब ये फाई बी जो फ्लक्स है वो एक लूप, दूसरे लूप, तीसरे लूप, चौथे, पांचवें, छठवें और एनवें लूप तक से पास हो रहा है। इतना ही। यानी कि इस पूरी कॉइल के अंदर से, या आप कह लीजिए इस सोलेनॉइड के पूरे अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है वो कितना है टोटल? वो है एन फाई बी। समझिएगा इस बात को। यहां से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो तो फाई बी है, यहां से जनरेट हुआ वो फाई बी है, ठीक है, इस जगह पर। बट क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो हर एक लूप से फाई बी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है। यानी कि इससे जो टोटल लिंक्ड हमारा फ्लक्स है वो कितना है? एन फाई बी। और इसको कहते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, या लिंक्ड फ्लक्स। तो ये देखा गया कि यहां पर जो करंट चेंज है और यहां पर जो लिंक हमारा ये फ्लक्स लिंक्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए जो एन है वो किसका है? ये नंबर ऑफ टर्न्स इसका है। फाई बी जो है वो निकल कर आएगा हमारा ऐसा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को अगर हम लोग यहां पर 1 ले लेते हैं तो बचा बी और ए। तो ये जो ए होगा इस कॉइल की क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए होगा वो होगा इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो बी होगा ये किसकी वजह से होगा? ये बी होगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है। ध्यान दीजिए ना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई है? वो कहां, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? वो तब प्रोड्यूस हुई है जब इस सोलेनॉइड पे करंट आई फ्लो कर रहा था। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो ये सोलेनॉइड है
और जहां से पास हो रही है वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ऐसे कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं? n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वजह से टोटल फ्लक्स जो है वो इस कॉइल पे हम लोग देख रहे हैं, और वो प्रोपोर्शनल है कितना? हमारा I के प्रोपोर्शनल है ये टोटल फ्लक्स। तो जब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है हम लोग की, तो यहां पर एक टर्म आता है जिसको कि हम लोग m लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग m की जगह पर ही l शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो m होता है इसी को ही हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस, या फिर ये जो l होता है इसी को कहते हैं इंडक्टेंस। जब दो सेपरेट कॉइल होती हैं तब हम लिखते हैं m और बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जब एक ही कॉइल होती है, यानी कि एक कॉइल थी, हमने इस पे लगाई कोई किसी तरीके की बैटरी, और यहां पर लगाई एक टाइपिंग की, या किसी भी तरीके से हमने इस पे कुछ किया कि यहां पर जो करंट है वो चेंज हुआ। तो जैसे ही करंट चेंज होता है, ठीक है, जैसे ही करंट चेंज होता है तो इसके अंदर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, यानी कि इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, जो कि इस कॉइल के अंदर से चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ भी इंड्यूस करता है, और उस चीज को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के केस में जो हम इंडक्टेंस लेते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। बट जब दो सेपरेट कॉइल्स होती हैं और करंट एक में चेंज हो रहा होता है और इंड्यूस्ड करंट हम लोग दूसरे में देखते हैं, और जो यहां पर फ्लक्स लिंकेज है वो दूसरे कॉइल पे देखते हैं, तब हम लोग यहां पर रखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो इंडक्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस होता है वैसे ही इंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो m है वो देखिएगा यहां पर गौर से, n phi b या फिर I पे डिपेंड नहीं करता। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, m इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली जैसे कि कैपेसिटेंस हम लोग का एक एक्सप्रेशन था Q इज इक्वल टू CV, ये था एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन पे C जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन था वो था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये था कैपेसिटेंस। तो ये था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमारा किसके लिए था? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो कि दिखा रहा है कि कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की बनावट पर और उसके मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या प्लेट का जो एरिया है उसकी, और उन दो प्लेट्स के एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ना कि उन प्लेट्स पे कितना चार्ज है या उनके बीच में कितना वोल्टेज है। सिमिलरली यहां पर भी इसके करस्पॉन्डिंग जो ये फॉर्मूला है वो है ये वाला, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, मतलब अगर कंपेयर करी जाए, यानी कि ये जो C है और ये जो M है, C यहां पर Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा था। सिमिलरली यहां पर M जो है वो इन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा। M के लिए हमें एक अलग एक्सप्रेशन को फाइंड करना होगा, जैसे कि C के लिए हम लोग ने ये फाइंड किया था। ठीक है, तो अब हमें वही चीज आगे चलकर पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो टर्म था हमारा कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टेंस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स लिंकेज एंड करंट। तो फ्लक्स लिंकेज और करंट के बीच का, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स लिंकेज होता है ये। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज और जो हमारा करंट था उसके बीच जो रिलेशन होता है उस पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारा इंडक्टेंस कहलाता है। और ये डिपेंड करता है किस पे? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। जैसे सोलेनॉइड की बात करेंगे तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है उस पे, जो इस पे मटेरियल यूज किया गया, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर? बात समझ पे आ गई? बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपेसिटेंस पे हम लोग बात कर रहे थे कि वो ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, उसी तरीके से यहां पर भी जो होता है हमारे पास वही चीज होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और इस पे देखते हैं कि जो ये हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस को अगर हम लोग देखें उसका वो किस तरीके की प्रॉपर्टी है, वेक्टर है या स्केलर। तो जो इंडक्टेंस होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डायमेंशन होती है ये। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हेनरी। किससे क्या होती है? हेनरी होती है, और ये H से डिनोट होता है, कैपिटल H से। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया था वो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था जोसेफ हेनरी, जिनका नाम था जोसेफ हेनरी। और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया था USA में।
और जबकि फैराडे ने किया था इंग्लैंड में। सेम टाइम पे लगभग फैराडे ने इसको इंग्लैंड पे डिस्कवर किया था और जोसेफ हेनरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था कहां पर, यूएसए में। दोनों ने अपने अपने सेटअप के थ्रू ये सब किया था। तो उन्हीं के हॉनर पे यहां पर एच रखा गया है, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी, ठीक है, और उसका डायमेंशन है ये। क्लियर? तो अब हम लोग इस पे देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अगर हमारे पास दो कॉइल हो, जैसे कि हमें यहां पर दिख रहा है ये दो कॉइल, देखिए गौर से यहां पर सबसे पहले सेटअप समझ लीजिए कि ये सेटअप कैसा है। इसमें एक सोलेनॉइड है बाहर तरफ, सोलेनॉइड 2 उसका नाम दिया गया है। ये जो सोलेनॉइड है बाहर तरफ, ये बड़ी है, इसका रेडियस R2 है, और एक सोलेनॉइड है अंदर, S1 नाम है उसका, और उसका रेडियस है R1। उसका रेडियस कितना है? R1। यानी देखिए इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है ये वो है R1। तो अगर हम लिखें यहां पर तो ये हो गया कि R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज ग्रेटर देन R1। जो ये R2 है वो बड़ी है R1 से, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो है L। चाहे ये बाहर वाले की बात करें चाहे अंदर वाले की, दोनों की लेंथ हम लोग ने L कंसीडर करी है, ठीक है। समझ गए? तो क्या क्या चीजें हैं यहां पर? दो सोलेनॉइड S2 और S1। S2 का जो रेडियस है वो बड़ा है, S1 का जो रेडियस है वो छोटा है। दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। बाहर वाले पर जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N2, और जो अंदर वाले पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N1, ठीक है। अब इस पे अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालेंगे उसको आइए हम लोग देखते हैं। यूज वही करेंगे कि एक कॉइल पे करंट को फ्लो करेंगे और फ्लक्स लिंकेज देखेंगे जो कि होता है N दूसरे कॉइल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस M12। इस M12 का मतलब क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, MI, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट या 1 ड्यू टू सोलेनॉइड 2, ठीक है। यानी कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है सोलेनॉइड फर्स्ट का दूसरे की वजह से। वजह दूसरी है जब दूसरे वाली सोलेनॉइड, तो करंट हम किस पे फ्लो कराएंगे? सेकंड वाली कॉइल पे। किस पे फ्लो कराएंगे? सेकंड वाली कॉइल पे। यानी कि अगर हमें M12 फाइंड करना है, ठीक है, तो जो करंट फ्लो कराएंगे वो फ्लो कराएंगे किस पे? ये जो सेकंड वाली सोलेनॉइड है इस पे। तो इस सेकंड वाली सोलेनॉइड पे जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या? देखिएगा ध्यान से। इस पे हम लोग ने मान लीजिए I2 करंट फ्लो कराया, इस सोलेनॉइड पर I2 करंट जब फ्लो कराएंगे तो होगा क्या कि उस I2 करंट के फ्लो होने की वजह से ये जो बड़ी वाली सोलेनॉइड है इसमें प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितनी होगी? क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रही है किसके अंदर? इस बड़ी वाली सोलेनॉइड के अंदर, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट N2I2। इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो यहां इस रीजन में अंदर हर जगह मौजूद होगी, है ना। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है S2 वाली की, वो पास हो रही है S1 से, वो पास हो रही है S1 से। तो बाकी अगर मैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ करी है वो हटा दूं तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड इस सेकंड वाली सोलेनॉइड के अंदर भी पास हो रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो S1 है उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स φ1 S1 के थ्रू चेंज होगा। S1 का जो फ्लक्स है φ1 वो चेंज होगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो यहां पर हमारा अंदर वाली जो सोलेनॉइड है उस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो अगर हम लोग फ्लक्स लिंकेज देखें कि कितना है, वो हो जाएगा N1 φ1। कितना हो जाएगा? N1 φ1। तो N1 φ1 फ्लक्स लिंकेज हमें मिला किस पे? S1 वाली सोलेनॉइड पे। किसकी वजह से? जब हमने करंट I2 फ्लो कराया है S2 में। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि N1 φ1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, और ये चीज हमने देखी थी। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इसी जगह पर आ जाएगा N1 φ1
इज इक्वल टू M12I2। ठीक है, ये बात समझ पे आई? तो देखो फिर से मैं इस एक्सप्रेशन को अब समझा देता हूं कि ये है M12, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड 1 ड्यू टू सोलेनॉइड 2। यानी कि सोलेनॉइड 2 की बात हो रही है तो सोलेनॉइड 2 में करंट फ्लो होगा, और जो फ्लक्स लिंकेज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फर्स्ट वाली कॉइल में। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा आता है M12 और आपको डेरिवेशन करना है इसका, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले M12 लिख दीजिए, M12 के बगल में I2 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन तो पता ही है ना, N फाई इज इक्वल टू MI, N फाई इज इक्वल टू MI यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। ठीक है, इसको मैं यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ही लिख देता हूं पूरा। यहां पर MI म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट है ये। ठीक है, इनटू करंट है ये। और ये जब हम M12 निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे होते हैं, M12, तो M12 के लिए देखो 2 है यहां पर, तो यानी कि किसकी वजह से हुआ होगा, सोलेनॉइड 2 की वजह से। तो जो वजह है उस पे ही करंट फ्लो करेगा, तो वो हो जाएगा I2। और किसमें हुआ, वो हुआ फर्स्ट में, और वहीं पर हम लोग चेक करेंगे फ्लक्स लिंकेज। क्या चेक करेंगे, फ्लक्स लिंकेज, यानी कि N1 फाई 1। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, आगे का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये आ जाता है N1 फाई 1 इज इक्वल टू M12I2। अब हमारा मकसद क्या है, M12 की वैल्यू को निकालना, यानी कि बाकी जो चीजें हैं इनको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक करके जो इनका फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करते जाएंगे। तो देखिए N1 आ गया, N1 वैसे लिखा रहने दीजिए। अभी जो फाई 1 है इसको देखिए, फाई 1 क्या है, फाई 1 फ्लक्स है जो कि पास हो रहा है S1 से। फाई 1 क्या है, फाई 1 फ्लक्स है जो कि पास हो रहा है S1 से। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो थीटा यहां पर वो हम कॉस थीटा जो है वो हम लोग 1 कंसीडर करके चलेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होगा, वो होगा S1 का। बट ये मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही थी, मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी जब हम लोग करंट I2 चला रहे थे। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, सेकंड वाली कॉइल की वजह से। यानी कि जो फ्लक्स फाई 1 है उसको लिखा जाएगा B2A1। ठीक है, देखिए मैं हर एक पॉइंट को बता रहा हूं ताकि किसी भी तरीके कंफ्यूजन ना हो और आप उसको डिराइव करें। हमें चीजें, हर एक नई चीज को याद नहीं करना होता, उसको कनेक्ट करना होता है पीछे जो भी हम लोग पढ़ कर आए। तो फाई 1 की जगह पर आ जाएगा B2A1 इज इक्वल टू M12I2। यहां तक आ गए। अब उसके बाद B2 क्या है, B2 है मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हुई थी S2 की वजह से, क्योंकि S2 पे ही करंट आया था। देखिए मैंने बहुत आसान कर दिया इसको, क्योंकि आपको अगर M12 फाइंड करना है, अगर आपको M12 का डेरिवेशन करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे, 2 को देखेंगे यहां पर I2 लिखेंगे, 1 को देखेंगे यहां पर N1 फाई 1 लिखेंगे, फिर फाई 1 को देखेंगे तो वो होगा BA cos थीटा। A क्या होगा, यही फाई के साथ वाला ही होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो तब प्रोड्यूस होगी ना जहां से करंट फ्लो हो रहा होगा, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी I2 की वजह से ही होगी। तो B2 का अब जब हम लोग यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 इज इक्वल टू M12I2। A1 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ज्योमेट्री यानी कि इसके रेडियस के टर्म्स पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो N1 म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M12I2। इस I2 को अगर हम लोग डिवाइड पे ले जाएं, इस I2 को अगर हम लोग डिवाइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा ऐसा, और इस I2 से ये I2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पर बच जाएगा हम लोग का N1 म्यू नॉट N2 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M12। ठीक है, इसी को रीअरेंज कर दीजिए। कैसे, ये जो ये हमारा कैपिटल N1 है, इस N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए
जो स्मॉल n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? तो अगर हम कैपिटल N को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल। अब यहां पर N1 है तो यहां पर N1 और यहां पर N1 हो जाएगा, कैपिटल N1 और ये स्मॉल n1, यानी कि कैपिटल N1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं N1 L। म्यू नॉट को आगे ले आइए, N1 के बाद N2 को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद पाई लिख दीजिए, R1 स्क्वायर लिख दीजिए, और जो L था N1 के साथ उसको L यहां पे लिख दीजिए, ये आ गया M12। तो ये देखो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया किसका? M12 का, जो कि यहां पर हमारे पास निकल कर आ गया। और ये किसके लिए है? कोएक्सल सोलेनॉइड्स के लिए M12 निकल कर आ गया, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट ड्यू टू सोलेनॉइड 2, यानी कि सोलेनॉइड 2 पे करंट I2 फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो B2 मैग्नेटिक फील्ड पास हुई किससे? A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी कि इस S1 सोलेनॉइड से पास हुई, जिसकी वजह से φ1 फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स क्योंकि इससे चेंज हो रहा है तो φ1 फ्लक्स चेंज हुआ, और φ1 हमारा बनेगा खुद के एरिया और जहां से मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका, ठीक है। क्लियर? हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग करें और ये निकल कर आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे M21, क्योंकि कोई केस ऐसा भी हो सकता है ना कि जब हम लोग अंदर वाली सोलेनॉइड पर करंट फ्लो करें और बाहर वाली पर देखें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा। इसके लिए यहां पर हम लोग लिखेंगे M21, ज्यादा सोचना ही नहीं है, M21 लिखेंगे। M21 हमें फाइंड करना है, तो यहां पर जो I आएगा उस पे आ जाएगा 1, और जो फ्लक्स लिंकेज देखेंगे वो देखेंगे N2 φ2, ठीक है। 2 इस तरफ है तो इधर N2 φ2, और इधर 1 है तो इधर I1। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस पे बस चीजों को पुट करते जाना और हमारा आंसर निकलता आ जाएगा। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो देखते हैं कि ये N2 लिखा, अब ये जो φ2 है, φ2 फ्लक्स, वो क्या होगा देखिएगा। φ2 जो है हमारा वो क्या होगा अगर देखा जाए कि ये जो हमारा है ये सोलेनॉइड S2, इस सोलेनॉइड S2 के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। बट अगर गौर से देखा जाए कि करंट कहां फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है S1 में, करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है S1 में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस S1 के अंदर ही बनेगी, वो बाहर नहीं होगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस बड़ी वाली एरिया के, इस बड़े वाले सोलेनॉइड के इतने बड़े एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सिर्फ इतने ही एरिया पर है, ठीक है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा इसके लिए वो बन जाएगा φ2 इज इक्वल टू B1, क्योंकि करंट जो है वो 1 पे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी की वजह से होगी। और जो एरिया है इस बड़े वाले में से सिर्फ इतने एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, और जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास होती है उतने एरिया का ही मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो बड़े वाले में जो एरिया है वो है A2 और वो है πr2 स्क्वायर के, बट एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सिर्फ इतने रीजन पर है, यानी कि इस एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे और यहां पर लिखेंगे A1। बस इतना थोड़ा सा इसको ध्यान देने वाली चीज है M1 और M2 के कैलकुलेशन में, M21 और M12 के कैलकुलेशन में बस इतना ध्यान देना है कि φ2 का जो एक्सप्रेशन होगा वो B1A1 होगा। तो ये आ जाएगा B1A1, और क्यों होगा वो मैंने बता दिया। यहां से आ गया M21 I1 फिर N2, और B1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1, A1 की जगह पर आ जाएगा πr1 स्क्वायर इज इक्वल टू M21 I1। देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पर N2 म्यू नॉट, इस N2 की जगह पर लिख सकते हैं N2L, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ है दोनों की वो सेम है। तो N2L हो गया, ये N1 हो गया, ये πr1 स्क्वायर हो गया, और ये हो गया M21 के बराबर। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर L इज इक्वल टू M21। अब इसको गौर से देखिए कि जो M21 है वो बराबर है M12 के,
जो M12 है वो बराबर है M21 के। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा एक कोएक्सियल सोलेनॉइड है उसके जो म्यूचुअल इंडक्शन है, चाहे आप वो M21 निकालिए चाहे M12 निकालिए, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। तो M12 बराबर है M21 के, और ये बराबर हम लिख सकते हैं इसको M के, जो कि सिंपली लिखा जा सकता है ये कि M12 इज इक्वल टू M21 म्यू नॉट N1 N2, यहां पर ये आ गया, उसके बाद पाई R1 स्क्वायर टू L। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल कर आ गया, जहां पर आई का देखो कोई यहां पर जिक्र नहीं है, आई का कोई भी यहां पर टर्म नहीं है। आर है, R1 जो है वो क्या बता रहा है, इस इनर वाले सोलेनॉइड का रेडियस, L जो है दोनों सोलेनॉइड की लेंथ है, सेम है। N2 है नंबर ऑफ टर्न्स है, बाहर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 है अंदर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट जो है वो तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा डिफाइंड होता है। मान लीजिए इसी केस में अगर एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाती, ठीक है, क्या इंसर्ट कर दी जाती है, यहां पर आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाती जिसका कि ये म्यू आर होता। ठीक है, तो यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता वो बन जाता M इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग ने क्या देखा कि जब हमारे पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है उसमें M21 और M12 सेम निकल कर आता है और इसमें किसी भी तरीके के करंट का टर्म नहीं होता, यानी कि हमने एक सोलेनॉइड लिया दूसरा सोलेनॉइड लिया और उसको ऐसे रख दिया, तो उस पर करंट फ्लो करे चाहे ना करे, वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट की वजह से वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पर अपना उसका कुछ होगा, और वो अपीयर तब होगा जब करंट उस पर फ्लो करेगा, यानी कि वो उसकी एक प्रॉपर्टी बन गई। मतलब कि कोई आदमी गुस्सैल है, गुस्सा तब दिखाई देगा जब उसको छेड़ोगे, बट वो तो गुस्सैल है ना हमेशा से, तो गुस्सैल जो है वो प्रॉपर्टी है, वो गुस्सैल है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। ये सो तब होगी जब इस पे हम लोग किसी एक में करंट फ्लो करेंगे, तो एक से दूसरे में कितना वो फ्लक्स को लिंकेज करके करंट इंड्यूस कराएगा, दूसरे में एक में करंट फ्लो कराओ दूसरे में करंट कितना इंड्यूस होगा, वो इस चीज को बताएगा। क्लियर। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे और कितना हम लोग फ्लक्स लिंकेज से ये देखते हैं कि कैसे और कितना यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, जो इसके आगे की चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।